Okay. So, hello everyone. I am Akanksha and I welcome you all to the online platform of C4U. देखिए आपका जो है लास्ट क्लास में FCC था और उसका हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट नहीं किया था, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि पहला आपका बनता है पोजीशन, उसके बाद आपका Z नंबर, देन रिलेशन बिटवीन A एंड R, पैकिंग एफिशिएंसी, और फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता था कि जो है क्या आपका फिफ्थ पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। वही हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप मुझे पहले याद कराइए, एचसीपी में हमने कैसे फाइंड आउट किया था। एचसीपी और एफसीसी में केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक जगह ए बी टाइप अरेंजमेंट था, यानी कि ध्यान करिए जब मैंने आपको किसका एफसीसी का एचसीपी का अरेंजमेंट कराया था, है ना, एचसीपी के अरेंजमेंट के लिए आपके पास भाई किस तरह का क्या आया था कि आपने जो है क्या कहा था, यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक हेक्सागन फॉर्म हुआ था, जो है कुछ ऐसा सा, ठीक है। ये आपकी कौन सी, एक एक्स्ट्रा बना दिया, ये आपकी जो है बी लेयर थी। उसके बाद नीचे हमारे पास इस तरीके से एक ए लेयर थी, वापस से ऊपर आपके पास ये ए लेयर रिपीट हो रही थी, ये ए लेयर थी, ये बी लेयर थी, और ये वापस से ए लेयर, है ना। मैंने आपको कहा था कि भाई इस वाले एटम को चूज करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पर ये जो आपका वॉइड फॉर्म हो रहा है, इसके जस्ट ऊपर ये सेंटर वाला एटम रखा हुआ है, यानी कि सेम लेयर में तो इसको 1 2 3 4 6 6 आपके सेम लेयर में एटम्स इसके आसपास हैं। देन 3 एटम्स मतलब लोअर लेयर में, ठीक है, 3 एटम बिलो वाली लेयर में प्रेजेंट है, और उसके बाद 3 एटम्स आपकी ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट है। ऐसे हमने डिस्कशन किया था आपका एचसीपी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, यानी कि जब आप एफसीसी की बात करेंगे भाई यहाँ पर भी तो ए बी लेयर तो होती हैं, केवल ये है कि ए बी के बाद आपके पास सी लेयर आ जाती है, वापस से ए लेयर नहीं आती है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है ना, देखिए इसमें हमारे पास हेक्सागन था, हेक्सागन का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। यानी कि एक बात बताओ, जब हम एचसीपी का 2D बेस यूज किया है कि नहीं किया है हमने एबीसी बनाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से आपकी येलो एटम्स को सेलेक्ट कर लूँ कि आपके पास जो है कौन कौन से येलो एटम्स को सेलेक्ट किया जाए वो देखते हैं। मान लीजिए मैं आपका एक तो ये वाला है ना बोल्ड कर रही हूँ मैं उन वाले येलो एटम्स को, ये वाला येलो एटम, देन ये, उसके बाद ये वाला येलो एटम, उसके बाद ये वाला येलो एटम, और भाई ये वाला, और एक ये वाला, ये 6 येलो एटम्स जिनको मैंने बोल्ड कर दिया है ना, ये वाले मैंने आपके येलो एटम्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये वाले येलो एटम्स को मैंने सेलेक्ट किया है। अब इनको मैं बाहर निकालकर यहाँ पर लिखने वाली हूँ। कैसे, ये मेरी येलो एटम्स बी लेयर है, यानी कि मैंने बी लेयर को यहाँ पर निकाल कर रख लिया है। दिस इज माई बी लेयर। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बनाने में, है ना, कुछ ऐसा ही है, मतलब आप बस समझ जाओ। यहाँ पर यहीं से मैं सर्कल लेकर बनाती हूँ, ये एक सर्कल है, येलो ही लेते हैं, येलो हम क्योंकि कंसिडर कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद एक और, इसके जस्ट नीचे इधर एक इधर आएगा, ठीक है, ये हेक्सागोनल बी लेयर है आपकी। एक इधर आएगा, ध्यान से देखना होता है कि मैं कौन से वॉइड में एटम को रख रही हूँ, है ना। हेक्सागोनल है मतलब आप डिप्रेशन में रख रहे हो, बस इतनी बात आपको ध्यान करनी होती है। तो ये जो मेरी फॉर्म हुई है दिस इज बी लेयर। अब ए लेयर के लिए एक बात देखिए, यहाँ पर ए लेयर मतलब कौन से वाले एटम्स, व्हाइट वाले एटम, है ना। ए लेयर कौन बना रहा है, मेरी व्हाइट वाले एटम्स बना रहे हैं। अब ये जो मैंने 6 आपके जिनको बोल्ड किया हुआ है ना, यहाँ पर अच्छे से अगर आप इनको देख पा रहे हैं तो जिनको ये मैंने येलो एटम्स जिनको मैंने बोल्ड किया है, ये वाला येलो एटम, ये वाला येलो एटम, इधर ये वाला, जिससे मिलाकर मैंने ये बी लेयर हेक्सागन वाली निकाली है ना। इन वाले एटम्स को अगर आप देख रहे हो तो इन एटम के अंदर ए लेयर के व्हाइट एटम पूरे कितने आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, आप इसमें पीछे की साइड देखो, आपके पास इस हेक्सागन के अंदर एक तो ये वाला व्हाइट एटम पूरा आ रहा है, ये वाला व्हाइट एटम पूरा का पूरा आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा आता हुआ दिख रहा है। एक ये वाला व्हाइट एटम पूरा का पूरा आता हुआ दिख रहा है, और एक ये वाला एटम व्हाइट पूरा का पूरा आता हुआ दिख रहा है हेक्सागन का। बाकी सब अलग अलग शेयर्ड है। तो मैं क्या करूंगी, मैं आपकी जो ए लेयर है ना
यहाँ पर ये जो ए लेयर है मेरे पास किस तरीके से वहां पर अरेंजमेंट है, यहीं से आपका पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ फॉर ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, ये सेम रेडियस का है, इसको इधर रखते हैं और कलर इसका वाइट लेयर है, ए लेयर है तो वाइट कर लेते हैं। देन आपके पास क्या है, इसके जस्ट साइड में इधर एक और है ना, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इस तरीके से आपके पास कौन सी लेयर है, ए लेयर है। ठीक है, अब ध्यान रखना यही तो आपका एचसीपी में हो रहा था, अभी अभी एचसीपी का दिखाया तो उसमें भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, केवल डिफरेंस इतना आ रहा था कि भाई आपका वहां पर ये वाली लेयर ए लेयर कहलाती है ना, उसमें इस लेयर को ए कहा था, यहाँ पर बी कहा था, और क्योंकि वो ए बी टाइप अरेंजमेंट था तो वापस से ये वाली लेयर मेरे पास आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, एबीसी टाइप अरेंजमेंट है। अब वाइट एटम्स नहीं, हम ग्रीन एटम्स लेकर आए सी लेयर पर, है ना, वहां पर भी हम लेकर ग्रीन एटम ही आए थे, बट लगाने के बाद पता चला था वो तो व्हाइट ही बनकर निकल कर आ रही है, व्हाइट के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो ए बी टाइप अरेंजमेंट बन गया था। यहाँ पर अभी सी लेयर का ग्रीन एटम्स पूरे ये जो हेक्सागन है उसके अंदर कितने आ रहे हैं वो एक बारी देखिए। तो देखिए भाई, मुझे देखकर जो समझ में आ रहा है इस हेक्सागन के अंदर मेरा कौन सा ग्रीन एटम पूरे आ रहे हैं। एक तो मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि ये वाला एक एटम मेरा पूरा आ रहा है इसके अंदर हेक्सागन के अंदर, एक ये वाला ग्रीन एटम पूरा आ रहा है हेक्सागन के अंदर, और कौन सा है, एक ये वाला ग्रीन एटम पूरा आ रहा है हेक्सागन के अंदर। तो मुझे देखकर ये समझ में आ रहा है कि मेरे इस हेक्सागन के अंदर 3 ग्रीन एटम्स जो है पूरे आ रहे हैं। यानी कि मैं क्या करूंगी भाई, यहाँ पर जो है इसको करते हैं कॉपी और इधर, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, है ना, ये रही आपकी ग्रीन लेयर वाला एटम इधर आ रहा है, और इसके जस्ट साइड में एक और एटम है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ पर एक ये ग्रीन एटम है दिख रहा है ना, उसके जस्ट साइड में एक ग्रीन एटम है, ये जो सी लेयर है, और उसके ऊपर मतलब जो हमने हेक्सागन सेलेक्ट किया है उसमें आपका एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। ये ए लेयर हो गई मेरी, ये बी लेयर है, ये सी लेयर है, और अब इसके ऊपर क्या रही होगी, वापस से ए लेयर ही रही होगी। यानी कि वापस से आपके पास क्या है, यही वाले आपके पास जो है अरेंजमेंट आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना। तो अब आप मुझे देखकर बताओ, यहाँ पर अगर मैं इस वाले एटम को चूज करती हूँ, अगर मैं इस वाला, क्योंकि मैं एटम कौन सा चूज करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जिसका एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर मैं ये वाला एटम चूज करूंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला एटम मैं चूज करूंगी और देखूंगी कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो देखिए अब यहाँ पर इस एटम को डायरेक्टली ये वाला ये तीनों ही एटम्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं, इसका मतलब सेम लेयर के अंदर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है, सेम लेयर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके बाद उसकी जो नीचे वाली लेयर है, यानी कि जो बिलो वाली लेयर है, जस्ट इसके नीचे वाली जो लेयर है, उसमें से देखिए वहां पर आपके ये तीनों के तीनों एटम्स इसके जस्ट नीचे होंगे, मतलब कि ये वाला जो एटम है उसको ये तीनों एटम्स टच कर रहे होंगे। तो यानी कि आपके 3 एटम्स फ्रॉम लोअर लेयर आ जाएंगे, लोअर 3 atoms from lower layer, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो 3 एटम है ये इसको डायरेक्टली, मतलब आप समझ रहे हो कि नीचे क्या है, 3 वाइट एटम है, ठीक है, उसके ऊपर हेक्सागन है, हेक्सागन का वो जो सेंटर वाला एटम है वो आपका ये तीनों एटम्स को टच करता हुआ जा रहा है, नीचे वाले वाइट एटम्स के। फिर एक ग्रीन लेयर की एटम है जो ऐसे ट्रायंगल बना रही है, उसके वो तीनों एटम्स वो हेक्सागन के बीच वाले एटम को टच कर रहे हैं डायरेक्टली। तो यहां से मेरे पास जो आपके कितने एटम, 3 एटम्स जो है फ्रॉम अपर लेयर आपके टच कर रहे होंगे। अब बताओ मुझे कि 6 + 3 + 3 मतलब कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो आप लिख देंगे कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, 12 निकल कर आता है, 12 निकल कर आता है। कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, 6 तो आपके सेम लेयर से हैं, 6 तो आपके सेम लेयर से होते हैं, 3 आपके लोअर लेयर से होते हैं, और 3 आपके अपर लेयर से होते हैं। टोटल हो जाते हैं आपके पास कितने, टोटल कितने हो गए भाई, 12 हो गया। यानी कि 12 एटम उसको जो है
टच कर रहे हैं, तो यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आया, 12। अब एक बात बताइए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है ना, यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी, उसको आपने देखना है और बताना है वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि एफसीसी के अंदर, इन एफसीसी क्या ऐसा होता है कि आपका 4 एटम्स सेम लेयर में टच कर रहे हो, एक मतलब 4 एटम्स इसको जो है सेम लेयर में टच करें आपके एक एटम को, यानी कि ये लेयर वाइज कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे हैं। यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन में लेयर वाइज कोऑर्डिनेशन नंबर लिखकर दे रही हूं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखना, 4 आपके सेम लेयर में हो, 4 आपके लोअर लेयर में हो और 4 आपके अपर लेयर में हो, तो बताइए इस स्टेटमेंट के बारे में मैं क्या पूछ रही हूँ, ट्रू है कि फॉल्स है? क्या कहेंगे आप? अभी अभी तो मैं आपको ये बताकर आई हूँ कि 6 आपके सेम लेयर में टच करते हैं, है ना, 3 आपके लोअर लेयर में और 3 आपके कहां पर टच करते हैं, अपर लेयर में। बट ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी है ना, देखने में गलत लग रही है बट एक्चुअली बिल्कुल ठीक है। आपको सॉलिड स्टेट में इमेजिनेशन करना होता है, तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट निकल कर आई है दिस इज ट्रू, और आपसे कहें कि आप प्रूव करिए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास ये आता है, यहां पर भी मुझे एक बात है बताइए, 4 + 4 + 4 ऐड करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 भी निकल कर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 रहेगा, लेकिन अगर आप हेक्सागोनल लेयर वाइज जाओगे, है ना, यहां पर हेक्सागन अज्यूम कर अगर आप लेयर वाइज जाओगे, तब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से आएगा कि 6 सेम लेयर में टच कर रहे हैं, 3 लोअर लेयर में टच कर रहे हैं और 3 अपर लेयर में टच कर रहे हैं। बट अगर आप क्यूब के थ्रू इमेजिन करते हो, अभी लास्ट क्लास में क्यूब बनाकर दिखाया था, क्यूब में क्या था, चलो कोई जरूरत नहीं है अभी क्यूब की, क्यूब बनाकर दिखाया था, क्यूब के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो आपके पास ये वाला अरेंजमेंट निकल कर आता है। यानी कि अब भाई देखिए आपके पास ये क्यूब है ना, मैं यहाँ पर क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, क्यूब है आपके पास, ये आपका हो गया, और इसी को इधर ले जाओ, है ना, एक्चुअली इसको भी नीचे ही ले आते हैं। यहां पर मैं आपका वो वापस से क्यूब बना रही हूं और फिर देखिएगा क्या करना है हमें। देखिए मैंने क्यूब बना दिया, इसमें मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो वाला अरेंजमेंट जो मैंने अभी अभी बनाया था वो ठीक है कि गलत है। ठीक है, देखिए ये हमारा है क्यूब। अब इसमें क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि आपका एक पर्टिकुलर एटम जो है सेम लेयर में 4 एटम को टच कर रहा होता है, ओपोजिट लोअर वाली लेयर में 4 एटम को टच कर रहा होता है और अपर वाली लेयर में 4 एटम को टच कर रहा होता है। मैं कह रही हूँ क्यूब से देखोगे तो ये निकल कर आएगा। तो यहां पर अगर मैं आपका मान लो ये वाला एटम सेलेक्ट कर रही हूँ, और इससे ना आपको वो वाला आंसर भी मिल जाएगा। जब मैंने एक जगह शायद लिखा था कि आपका एक कॉर्नर पर एटम कितने नियरेस्ट फेसेस को टच करता है, इसका आंसर वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहां से आपको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा पूरा डायग्राम के थ्रू। अब देखो भाई एक बात बताओ, यहां पर ये वाला जो आपका कॉर्नर पर एटम है, ये आपका डायरेक्टली किसको टच कर रहा होगा? एक तो इस वाले फेस पर जो एटम होगा उसको डायरेक्टली टच कर रहा है, ये कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पीछे भी एक क्यूब रहा होगा, उसके फेस को ये जो है डायरेक्टली टच कर रहा होगा। ठीक है, देन यहाँ पर इस वाले फेस को ये डायरेक्टली टच कर रहा होगा कि नहीं? यहाँ पर नहीं, ये नहीं, एक सेकेंड, इस वाले फेस को। मतलब आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसे इमेजिन कर लो आप लोग कि आपके पास जो है ना, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ पर, हाँ देखो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक और यूनिट सेल भी तो चल रहा होगा फिर साथ में, है ना, ये है एक, इस तरीके से एक और यूनिट सेल रहा होगा, उसके जस्ट पीछे यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दें अगर, और मैं सिर्फ ऊपर वाला फेस बनाकर दिखा रही हूँ, ऊपर वाला प्लेन आप कह सकते हो, ऊपर वाला प्लेन बनाकर दिखा रही हूँ। जो यूनिट सेल्स आपके रहे होंगे कुछ इस तरह से, मतलब कि एक जो यूनिट सेल मैंने बनाया हुआ है, ये वाला क्यूब जो मैंने बनाया हुआ है, इसके पीछे, इसके इधर साइड हर फेस के साथ एक और नया क्या निकल रहा होगा, एक नया यूनिट सेल, एक पूरा का पूरा क्यूब खड़ा होगा। तो उनकी आप कह सकते हो उनका टॉप बना दिया है मैंने, टॉप मतलब अपर लेयर यानी छत जिसे बोलते हैं ना, वो बना दिया है। इसका मतलब, और एक ये आपका इस वाले, सॉरी यार इसको, यहां पर ये वाला जो एटम है एक इसके फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होगा।
मतलब कि मेरा जो ये वाला सेंटर वाला एटम है ये सेम लेयर में, सेम लेयर है, सारे ही क्यूब का केवल छत आप देख रहे हो, ऊपर वाली लेयर देख रहे हो, सेम लेयर में 4 फेस सेंटर के एटम्स को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, डायरेक्टली टच कर रहा है ना। ये वाला एटम इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, ये वाला कॉर्नर वाला एटम इस वाले फेस पर जो प्रेजेंट है वो थोड़ा और इधर सेंटर में जाएगा। मतलब बस आप ये समझिए कि ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इधर इधर 4 तो ये सेम लेयर में टच कर रहा है ना। अब उसके बाद क्या आपका ये वाला जो एटम है यहाँ पर, ये जो जिस एटम को हम बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं वो इस वाले फेस सेंटर के एटम को नहीं टच कर रहा होगा, इस वाले फेस सेंटर के एटम को भी टच कर रहा है। उसके बाद वो आपका अगर इसको टच कर रहा है तो यहाँ पर इस वाले फेस पर जो एटम होगा उसको भी टच करेगा, है ना, उसको भी टच करेगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर इस वाले एटम की, इसकी जो है ये, इसकी जो बैक साइड बनेगी, है ना, ये वाला जो यूनिट सेल है इसकी जो बैक साइड बनेगी उसको भी आपका ये वाला सेंटर वाला एटम उधर भी प्रेजेंट होगा। यानी कि देखिए मैं अभी स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पर ये आपका एक तो इन दोनों इधर इस वाले मतलब पीछे वाली वॉल जो है और जो आपकी सामने वाली वॉल है, इधर बराबर वाली वॉल है, ये कॉर्नर एटम उसको टच कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें पीछे वाली, इसके जो पीछे यूनिट सेल है उसके इधर इसके फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, और साथ ही साथ जो है और कौन सा बचता है भाई, इधर और इसके पीछे, मतलब कि यहाँ पर ये तो इसकी आगे वाली साइड है, इसके जस्ट पीछे भी तो एक क्यूब प्रेजेंट होगा ना, तो उसकी वॉल को भी ये टच कर रहा है, तो 4 हो गए कुल मिलाकर, है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको अच्छे से एक बारी दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमें ये कहा गया है कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है क्यूब रखकर, और हम आप क्यूब अप्रोच से जा रहे हैं, उससे हम आपका एक एटम का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम को चूज करेंगे हमेशा सेम आएगा, वो तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए किसी एक पर्टिकुलर एटम को चूज करते हैं जहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ हमने चेक किया कि ये जो आपका कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है उसके हेल्प से, तो कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है उसके लिए मैंने ये देखा कि जब मैं आपका जो है मतलब कि ये वाला जो कॉर्नर पर एटम है ये मेरा इस वाले फेस पर जो एटम प्रेजेंट है, यानी कि आप जो है इस तरह से इमेजिन करिए कि ये मेरा रूम है ना, मैं ये वाला कॉर्नर वाला एटम ले रही हूँ, तो जो छत पर फेस सेंटर पर कॉर्नर वाला एटम प्रेजेंट है अलोंग दी फेस डायगोनल, तो मैंने कहा था ना कि 3 एटम एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसका मतलब ये इसको टच कर रहा होगा, ये जो यहाँ छत पर प्रेजेंट है एटम ये इसको टच कर रहा है। दूसरा क्या कहा गया है कि ये आपका ये इसको टच कर रहा है, ये वाला है ना जो ऊपर छत पर टच कर रहा है। नेक्स्ट आपका ये वाला जो फेस यहाँ पर कॉर्नर पर जो एटम है इस वाली वॉल के आपका उसको टच कर रहा है, एटम को टच कर रहा है, इस वाली वॉल के एटम को टच कर रहा होगा, तो 3 तो यहीं हो गए। ऐसे ही आपके 3 पीछे हो जाएंगे, यानी कि आपका मतलब ऊपर वाली छत पे जो इसके बराबर में उसके बराबर में जो छत है उसके इसके पीछे भी तो आपके पास 2 और यूनिट सेल आ सकते हैं। वही मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं कि अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास ये येलो वाले आ जाएंगे, तो आप क्या कह सकते हो ये जो येलो वाले हैं आपके पास ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है सेम लेयर में 4 एटम्स को टच कर रहा है। ये जो मैंने ग्रीन बनाया है ये आपकी क्या दिख रही है, बिलो, है ना, बिलो वाली जो लेयर्स है, मतलब ये एटम के जो नीचे है बिलो द प्लेन, ये आपके कितने टच कर रहा है, बिलो वाली लेयर में, लोअर लेयर में 4 एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर दिखेंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही ये ऊपर वाले, है ना, ये आपका जो अपर लेयर है बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसी जो लेयर प्रेजेंट होंगी उनको भी डायरेक्टली टच करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से 4 आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, अपर लेयर में। बस ये डायग्राम आपने बनाकर दिखा देना है अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। तो 4 आपका अबव लेयर में, 4 जो है बिलो लेयर में, और 4 ही आपके कहाँ पर हो जाएंगे भाई, सेम लेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो आपके पास आती है, यानी कि जो हमने सभी आपका यूनिट सेल्स के लिए बात पढ़ी है, दैट इज दी मतलब नेक्स्ट बात जो हमारे पास आती है वो आती है टाइप ऑफ वॉइड, है ना। तो 6 बात जो है दैट इज टाइप ऑफ वॉइड। मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन से वॉइड प्रेजेंट है। तो आप पहले ही देखकर आ चुके हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है और आपके पास जो है
टेट्राहेड्रल वॉइड भी होता है। एफसीसी के अंदर आपके पास ये दोनों आएंगे, जैसे बिल्कुल सेम किसके अंदर आ रहे थे, हेक्सागोनल के अंदर, बिल्कुल मतलब एचसीपी के अंदर बिल्कुल सेम वैसे ही आपके पास ये आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक आपका 3D वाला पार्ट बिल्कुल फिनिश हो चुका है। जो मतलब मुश्किल बातें थी सॉलिड स्टेट की वो हमने कर लिया, आप इस तरह से समझिए। अभी देखिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, क्या किया था कि आपके पास एक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, और वन डायमेंशनल दुनिया में एक ही तरह से पॉसिबल है कि आप एटम्स को लाइन वाइज अरेंज कर देंगे, आपके पास जो है वन डायमेंशनल अरेंजमेंट निकल कर आ जाएगा। तो उसको हमने क्या कहा था, 1D अरेंजमेंट। उसके बाद आप 1D से कहां पर गए, अच्छा 1D के बारे में एक बात पूछी जा सकती है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो 1D के बारे में मैंने बताया था 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, ठीक है, लाइन में अरेंज कर रखा है, बीच वाले एटम को ले लो, इधर उधर एक इधर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 1D से हम आपका गए 2D पर, है ना, 2D पर हम गए, और 2D में हमने आपका 2 टाइप के अरेंजमेंट को पढ़ा, एक तो आपका AA टाइप अरेंजमेंट, और उसके बाद एक हमने पढ़ा आपका AB टाइप अरेंजमेंट। AB टाइप अरेंजमेंट, AA टाइप अरेंजमेंट को हमने आपका SCP कहा, है ना, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और इसको आपने क्या कहा, HCP कहा 2D में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HCP के बारे में हमने क्या सीखा, ये 2 हमने आपके अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट पढ़े। SCP के लिए मैं पूरा समराइज कर रही हूँ अब तक हमने क्या कर लिया, सो दैट आप सबको कनेक्ट कर सके एक साथ हमने किया क्या है ना। तो SCP के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई यहाँ पर आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आती है 78.5%, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 4, और थर्ड बात हमारी थी कि यहाँ पर टाइप ऑफ वॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है, 2 डायमेंशनल है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड आपके पास यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया आपका HCP, और HCP के अंदर आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, 90.6%। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागन है तो 6 रहता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट बात आपकी ये थी कि टाइप ऑफ वॉइड कौन कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ वॉइड आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया था, आई थिंक ट्रायंगुलर वॉइड आपके पास यहाँ पर होता है ना, ट्रायंगुलर वॉइड। उसके बाद इन्हीं को वापस से हमने 2 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, यानी कि अब हम यहां से किस पर चले, 3D पर चले, और उस 3D में हमने जब AA टाइप ऑफ अरेंजमेंट यानी कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग को चूज किया, तो हमारे पास वापस से एक AA टाइप का अरेंजमेंट निकल कर आता है, और एक और आपका क्या निकल कर आता है, AB टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन अब ये 3D में है, ये कहां पर हो रहा है, 3D में हो रहा है। यही जो आपका A टाइप अरेंजमेंट है इसी को हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिया, SCC, और ये जो AB टाइप अरेंजमेंट था इसी को क्या कह दिया गया, BCC कह दिया गया। आप ध्यान करिए यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं। पहली बात हमने इनके बारे में जो पढ़ी है दैट इज दी पोजीशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आती है आपकी Z वैल्यू, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो आपके पास Z वैल्यू निकल कर आती है 1। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है यहाँ से, 52.4% SCC के लिए। देन यहाँ पर आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, याद आ रहा है, SCC ये वाला था, ये एटम रखे हुए, इसके एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, ये वाला, ठीक है। तो दिस वाज SCC। यहां पर आपके पास क्या जो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आया था 6, ठीक है। और लास्ट बात हमारी हुई थी किसके बारे में, अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले आपने A और R का रिलेशन फाइंड आउट किया था, और 2 एटम्स अलोंग द एज एटम्स टच करते हैं, तो वहीं से आपने ये AR का रिलेशन फाइंड आउट किया था, इसलिए मैंने ये एरो बनाया है। और कितना आपका AR का रिलेशन आया था कि A इज इक्वल टू 2R। लास्ट बात जो यहाँ पर हमने की थी, इसको अगर मैं 5 कह दूं, तो लास्ट हमने बात की थी कि टाइप ऑफ वॉइड कैसा होता है। तो आपके पास यहाँ पर 3 डायमेंशनल है, टाइप ऑफ वॉइड निकल कर आया था क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। टाइप ऑफ वॉइड कैसा आ रहा था, क्यूबिकल वॉइड आ रहा था। उसके बाद जो हमने है BCC डिस्कस किया था, BCC में पहली बात हुई थी पोजीशन की, 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है और एक बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है उसका Z नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो आपके पास यहाँ 2 होते हैं। थर्ड बात आपकी हो जाती है कि A और R का रिलेशन क्या होता है, और ये हम क्या करते हैं, एटम्स आपके कहाँ पर, अलोंग दी बॉडी सेंटर टच करते हैं, अलोंग दी बॉडी सेंटर के थ्रू हम आपकी ये AR रिलेशन हमने जो है फाइंड आउट किया था। और आपके पास क्या निकल कर आया था यहाँ से कि A इज इक्वल टू, क्या रिलेशन निकल कर आता है भाई आपके पास कि A इज इक्वल टू 4R/√3,
ठीक है, ये निकल कर आता है। पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास फोर्थ पॉइंट होता है। पैकिंग एफिशिएंसी फोर्थ पॉइंट था हमारा, पैकिंग एफिशिएंसी, और वो निकल कर आया था 68%। फिफ्थ बात हमारी हुई थी किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आता है, 8, है ना। बॉडी सेंटर वाले एटम को लेकर समझाया भी था आपको मैंने। और लास्टली आपके पास टाइप ऑफ वॉइड क्या होता है। तो देखो पहली बात ध्यान रखनी है, बीसीसी के लिए आपसे टाइप ऑफ वॉइड के बारे में कोई पूछेगा नहीं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉपर्ली डिफाइंड वॉइड होता भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें क्या बनता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो पहले तो लिख लेना कि यहाँ पर नो सच प्रॉपर वॉइड, या फिर क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर डिस्टॉर्टेड क्या बनता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वापस से क्लास में जाकर देखना डिस्टॉर्टेड क्यों बनता है, ठीक है। अभी वैसे आगे भी वॉइड की बात होगी तो बताऊंगी, उसमें ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर आ चुकी हूँ। देन नेक्स्ट आपके पास ये एबी टाइप अरेंजमेंट था, और इस एबी अरेंजमेंट को जब आप 3D पर लेकर जाते हो तो आपके पास क्या निकल कर आता है, दो और तरह के अरेंजमेंट्स निकल कर आते हैं। और क्या क्या कहलाते हैं कि मतलब कि एक तो भाई आपके पास कौन सा अरेंजमेंट होता है, अगेन एबी टाइप अरेंजमेंट, और एक निकल कर आता है आपका ABC टाइप अरेंजमेंट। ये आपका 3D में है, ये भी आपका 3D में है, ठीक है। और ये तो आपके नॉर्मल, देखो यहाँ मैंने CC लिखा है, ठीक है, BCC कहाँ है, ये देखो, ये मैंने इसको BCC लिखा है, इसको मैंने SCC लिखा है। ये दोनों ही क्लोज्ड पैकिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ये एक तो आपका FCC, ये नहीं होता FCC, सॉरी, ये होता है आपका HCP, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, HCP कौन सा, 3D वाला, और ये आपका होता है जो है FCC, या फिर कह सकते हो CCP। तो देख रहे हो इसमें क्लोज्ड पैकिंग यहाँ पे भी आ रहा है, और ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, ये क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है। तो ये आपके एक्चुअली दोनों ही क्या होते हैं, क्लोज्ड पैकिंग होती है। इधर नहीं होती, इधर देख रहे हो ना एफिशिएंसी ज्यादा है, ये आपके दोनों क्लोज्ड पैकिंग्स हैं। HCP के बारे में पोजीशंस की बात करें तो 12 तो आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं, 12 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। एक आपका अपर फेस पर प्रेजेंट रहता है, अपर फेस सेंटर पर, एक आपका लोअर फेस सेंटर पर प्रेजेंट रहता है। तो टोटल आपके पास जो है, अच्छा हाँ, और 3 एटम बीच में भी तो होते हैं, है ना। 3 एटम कहाँ आपके बिल्कुल हेक्सागन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और 3 एटम आपके इनसाइड द यूनिट सेल रहते हैं। ये बात पढ़ाई थी। और फिर उसके बाद सेकंड आपका था Z वैल्यू कितनी आती है, तो Z वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रही थी 6, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर आपका क्या फाइंड आउट किया था, अलोंग द एज यूज कर, ठीक है, अलोंग द एज यूज कर हमने AR का रिलेशन फाइंड आउट किया था, और AR का रिलेशन आ रहा था A इज इक्वल टू 2R। लेकिन इससे हमारा काम पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया था, आपका यहाँ पर हाइट फाइंड आउट की थी हेक्सागन की, और वो आई थी 4 × √2/3R। यह आपकी हेक्सागन की हाइट आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तो ये दोनों ही रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट किया था, कितना निकल कर आ रहा था, 74%। फिफ्थ आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। सिक्स्थ आपकी बात होती है कि टाइप ऑफ वॉइड कौन सा प्रेजेंट है, तो दोनों तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड भी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी, ठीक है। इतनी बात होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर में एक बात और भाई जोड़ लेना कि सेम लेयर में 6, अपर लेयर में 3, और आपके लोअर लेयर के 3 एटम्स टच करते हैं। उसके बाद FCC की बात हुई थी, या फिर CCP कह दो। FCC यूनिट सेल होता है, CCP आपका जो है अरेंजमेंट है, उसका नाम है, ठीक है। बाकी पैरामीटर सेम ही है। पहली बात होती है पोजीशन की, तो 8 तो आपके कॉर्नर्स पर होते हैं, और 6 आपके फेस सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड बात आती है कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी Z वैल्यू निकल कर आती है 4। थर्ड आता है A और R का रिलेशन क्या होता है, तो ये हमने किया अलोंग दी फेस डायगनल यूज कर हम कैलकुलेट करते हैं, और आपके पास क्या निकल कर आया था कि A इज इक्वल टू क्या आता है भाई, 2√2R होता है शायद, ठीक है, 2√2R, 4/√2 कितना होगा, 2√2R है ना। तो आपके पास क्या आता है, 2√2R। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट की थी पैकिंग एफिशिएंसी, बिल्कुल इतनी निकल कर आती है, 74%। नेक्स्ट बात आपके पास आती है किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बताओ मुझे, 12। लेकिन इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से था कि अगर आप हेक्सागन वाले से चल रहे हो तो 6 सेम लेयर में, 3 अपर लेयर में, 3 आपके लोअर लेयर के टच करते हैं। और अगर आप चल रहे हो क्यूब वाली अप्रोच से तो 4 सेम लेयर में, 4 अपर लेयर में, और 4 आपके लोअर लेयर से टच करते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपके पास टाइप्स ऑफ वॉइड की।
ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइड की। तो यहाँ पर भी बिल्कुल टेट्राहेड्रल और आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारी पूरा डिस्कशन जो हमने किया है अभी तक का, उसको हम समराइज कर चुके हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी मतलब इतना होना चाहिए केपेबल कि आप इसको इस तरीके से समराइज कर पाए, जितनी बात आपने पढ़ी है उसको आप इस तरीके से कह पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो जितने यूनिट सेल हमने पढ़ने थे, SCC, BCC, FCC /CCP और एक हो गया आपका HCP, चारों ही हम पढ़ चुके हैं और चारों की जितनी प्रॉपर्टीज बनती हैं पूरा हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इनके ऊपर अगर इनकी एक्सप्लेनेशन आ जाए, प्रूफ करने के लिए आ जाए, बता दें कि कैसे डिराइव कर दिखाइए, तो वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, है ना। और अगर वो डायरेक्टली सब पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए ये कितना होता है, ये कितना होता है, वो कितना होता है, तो आप बता देंगे डायरेक्टली, यहाँ से लिखकर बता सकते हैं। बस 2D में पूछा है, 3D में पूछा है, जहाँ सेम तरह के नाम है SCP और ये HCP वगैरह, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखिए पहला पार्ट जो आपका था एकदम मुश्किल वाला, वो हमने यहाँ पर आपका खत्म कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट बात बचती है, उसमें थोड़ा सा और बचेगा जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बातें, और फिर आपका सॉलिड स्टेट इजी सा होने लगेगा। नेक्स्ट बात जो हमारे पास आती है, देखो अभी हमने आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया, किसका, एटम्स का। हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली एटम्स की, बताइए अभी अभी थोड़ी देर पहले पीछे। दूसरी एक बात आपसे क्या पूछी जा सकती है, वॉइड्स के बारे में। मतलब कि अगर आपसे यही बात वॉइड्स के रिस्पेक्ट में कर ली जाए, जैसे आप एटम के लिए बोल रहे हो ना कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है, पोजीशन ये होती है, आपसे कोई वॉइड के बारे में पूछे कि FCC के अंदर वॉइड की पोजीशन क्या है, या कितने टाइप के वॉइड्स, आप कितने नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है। मतलब ठीक है कि आपके पास FCC के अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों ही वॉइड्स प्रेजेंट है, बट टेट्राहेड्रल कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, ये बताइए। या फिर कि कहाँ पर प्रेजेंट है ये बताइए, वो आप कैसे करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट बात जो हमारे पास आती है, दैट इज अबाउट द पोजीशन and number of voids, पोजीशन एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। उसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है भाई, फर्स्ट आपके पास आता है SCC की बात करेंगे तो अभी अभी देखो पीछे टेबल में लिखवाया है और बताया भी था कि आपके पास कैसा अरेंजमेंट होता है SCC में, एटम के नीचे एटम होता है। नेक्स्ट लेयर जब आप अरेंज करते हो तो वो भी वाइट वाली लेयर ही बनती है, इसीलिए तो ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। तो आपके पास एटम के ऊपर एटम प्रेजेंट होता है, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, और रेडियस सेम होता है, बस वो तो मैंने दिखाने के लिए इसको छोटा बना दिया है सर्कल को, अदरवाइज उतना ही बड़ा एटम है ये भी। तो यहाँ पर जब आप जो है 4 एटम ऐसे रख रहे हो, एटम के साइड में एटम और फिर आप एटम के ऊपर एटम रखते हो, तो आपके पास कौन सा वाला वॉइड बनता है, जाओ वापस से आप 3 डायमेंशन में बताया था मैंने कौन सा वॉइड बनता है, क्यूबिकल वॉइड। तो यहां पर आपके पास SCC के केस में जो बनता है दैट इज क्यूबिकल वॉइड। अब क्यूबिकल वॉइड के बारे में आपसे पूछा जाएगा भाई उसकी आप पोजीशन बताइए और उसका आप नंबर बताइए। बताइए आप कैसे बताएंगे कि पोजीशन कहाँ होती है और नंबर कहाँ होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपके पास 4 एटम्स है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और उन चारों एटम के ऊपर मैंने एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है, तो इसका मतलब बीच वाली जो स्पेस है ना, ये जो बीच में बचा वो मेरा क्यूबिकल वॉइड है। और वो वाली स्पेस कौन सी है, वो क्या बॉडी सेंटर नहीं है, बॉडी सेंटर ही तो है। तो इसका मतलब मेरा जो SCC के केस में क्यूबिकल वॉइड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन होती है बॉडी सेंटर। ठीक है, अब आ जाओ आप नंबर ऑफ वॉइड पर, यानी SCC के अंदर कितने क्यूबिकल वॉइड होते हैं। भाई मुझे पता चल गया बॉडी सेंटर होता है। अब देखो ये नंबर ऑफ वॉइड फाइंड आउट करना एकदम इजी है, अगर आपको पोजीशन समझ में आ गया है तो। पोजीशन समझ में आया तो उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ वॉइड पर हम कैसे जाएंगे, आपको पता है क्यूबिकल वॉइड होता है और कहाँ पर होता है, बॉडी सेंटर पर होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, बॉडी सेंटर कितने हैं, बॉडी सेंटर तो एक ही है। एक यूनिट सेल के अंदर कितने बॉडी सेंटर हो सकते हैं, पूरे यूनिट सेल का जो सेंटर होता है उसी को तो बॉडी सेंटर बोलते हो। तो एक यूनिट सेल के अंदर एक ही यूनिट सेल हो सकता है। ये 1 किस लिए लिखा है मैंने कि आपके पास कितने बॉडी सेंटर हैं, क्योंकि बॉडी सेंटर पर आपका क्यूबिकल वॉइड है, तो बॉडी सेंटर होते कितने हैं, 1। अब उस बॉडी सेंटर का उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना प्रेजेंट है आपका वो बॉडी सेंटर, तो भाई एक बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। ध्यान है आपको, जब हमने BCC पढ़ा था
ये आपका मैंने बीसीसी के लिए जो है, बीसीसी में इस तरीके से मैं रफ बना रही हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, है ना। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि आपका बीसीसी के केस में ये 8 के 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होंगे, है ना, और एक आपका बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो जब मैंने Z वैल्यू फाइंड आउट की थी कंट्रीब्यूशन, तो मैंने 8 कॉर्नर वाले एटम के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन लिया था, तो 1 आया था, और फिर मैंने +1 किया था क्योंकि बॉडी सेंटर वाला पूरा का पूरा आपका ये आपको इधर उधर आगे पीछे प्रेजेंट नहीं है। ये पूरा जो ये 8 एटम्स को रखने के बाद बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, अंदर क्यूब के अंदर जो स्पेस बच रहा है उसके अंदर आपका ये बॉडी सेंटर वाला एटम रखा हुआ था। तो वहां पर बॉडी सेंटर पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के अंदर होता है, तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाएगा, इंटू 1। ये क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कितना निकल कर आया बताओ, यहां से 1 × 1 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एससीसी के अंदर क्यूबिकल वॉइड होता है, कहां पर होता है, बॉडी सेंटर पर। कितने बॉडी सेंटर होते हैं, 1, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1, तो 1 × 1 1, विच मीन्स कि एससीसी के अंदर एक क्यूबिकल वॉइड होता है बॉडी सेंटर पर। पोजीशन भी क्लियर और नंबर ऑफ वॉइड भी क्लियर। उसके बाद जो आपके पास सेकंड बात आती है वो आपकी आती है बीसीसी के लिए। ठीक है, अब देखना यहां पर कि बीसीसी के केस में आपसे पोजीशन पूछेंगे, और वैसे बीसीसी के केस में पूछते कुछ भी नहीं है, ना पोजीशन पूछेंगे ना नंबर ऑफ वॉइड पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछते हैं भाई क्योंकि क्या है ना, बीसीसी के अंदर ये लिखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बीसीसी के अंदर क्या है ना, आपके पास कोई नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ वॉइड, फॉर्मेशन ऑफ वॉइड, आपके पास कोई प्रॉपर फॉर्म होता ही नहीं है वॉइड। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, कोई प्रॉपर वॉइड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। मतलब अगर उन्होंने लिखा है नो वॉइड फॉर्म वो भी ठीक है, उन्होंने लिखा है एक वॉइड फॉर्म होता है प्रॉपर नहीं होता है, यानी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के बारे में कह रहे हैं। तो बीसीसी के बारे में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि इसका कोई प्रॉपर वॉइड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है बताया था, क्या होता है वहां पर आपके पास जो है बीसीसी के अंदर, ये एससीसी की बात हुई थी, फिर आप बीसीसी पर जाते हो तो आपके एटम्स आपस में टच नहीं करते। मतलब एक ही एटम है, एक ही एटम है, एक ही एटम है और एक ही एटम है। उसके बाद ये आपकी ए लेयर होती है, ए लेयर के एटम्स आपस में सेम लेयर में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक एटम होता है, यानी कि इनकी वजह से वो जो एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रहा है वहां पर एक वॉइड एक एटम आ जाता है येलो लेयर का। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे भी, यानी कि एक आपने 4 एटम्स रखे, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दिया सबके, फिर एक ऊपर से उसके येलो एटम रख दिया और एक नीचे से येलो एटम रख दिया। तो नीचे वाला ये मैं डैश डैश से बता रही हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बनता तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे ही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में क्या बताया था कि आपके 4 एटम्स जो हैं इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड क्रिएट करें, फिर इसके ऊपर में एक एटम लाकर रख दूं इस वॉइड पर, स्क्वायर प्लेनर वॉइड पर, और इसके पीछे से एक एटम लाकर रख दूंगी, तो मेरा क्या बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके एटम्स जो हैं बॉडी सेंटर में एटम को अरेंज करने की वजह से ये जो एजेस पर प्रेजेंट थे ये वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तब बनता जब ये सेम लेयर वाले एटम्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। बीसीसी के अंदर ये कौन सा अरेंजमेंट है, बीसीसी अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको कहते हैं हम आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से आता है, ये कहलाता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ऐसा ही तो होता है ना कि एक स्क्वायर प्लेनर ये बनता है, ये 4 एटम है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट नीचे, और यहां से मेरे पास, या मत भी करो, है ना, ये मेरा बन जाता है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। एक नीचे ट्राइंगल बन जाता है, एक ऊपर बन जाता है, बताया था पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन परफेक्ट नहीं होता बीसीसी के केस में, तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड, हमने पढ़ा है किसको, एचसीपी को। अब देखो एचसीपी कौन सा, 3D वाला। एचसीपी के अंदर पोजीशन और नंबर ऑफ वॉइड की अगर बात करेंगे ना, तो भाई देखो
सॉलिड स्टेट के अंदर एक तो मुश्किल काम है आपका क्या कि आप फाइंड आउट करके दिखाएं हाइट ऑफ हेक्सागन, उसको हमने टैकल कर लिया था, है ना। आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने हेक्सागन की हाइट फाइंड आउट की थी 4√2/√3, है ना। उसके बाद पोजीशन को इमेजिन करना और भी डिफिकल्ट है, तो उसको हम ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो लास्ट की कुछ क्लासेस में देख लेंगे, नहीं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, तो पोजीशन के बिना आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अभी आप उतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे इतना सारा, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं, तो या तो उसको लास्ट में ले लेंगे या फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं, कभी पूछा नहीं हुआ, ठीक है। तो पोजीशन की तो हम मोस्ट प्रोबेबली बात नहीं करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ वॉइड्स आपको पता होने चाहिए, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एफसीसी, और एफसीसी के अंदर भी आपको दो ही बातें पता होनी चाहिए, पोजीशन और आपका नंबर ऑफ वॉइड्स। एफसीसी के अंदर हम ये दोनों को ही डिस्कस करेंगे, और एक्चुअली यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि एफसीसी के अंदर आपके पास किस तरीके से जो है वॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पर उनका कितना नंबर होता है। याद हो, अगर एफसीसी के अंदर दो तरह के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों के ही केस में हमें पोजीशन और नंबर पता करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीजें हम दोनों के ही बारे में पता करेंगे। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। इसका बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ये वाला पोर्शन आपका फिनिश कर लेंगे। देखिए एफसीसी मैं यहां पर लिख रही हूं, है ना, एफसीसी, और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि भाई एफसीसी के अंदर मेरे पास एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एक मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और मुझे जो है दोनों की आपका पोजीशन स्लैश नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ वो बात मैं करने वाली हूँ आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, और उसमें जो मैंने आपको फेस सेंटर्ड के बारे में कुछ बातें और बताई थी जो मैंने इस टेबल में नहीं लिखी है। फेस सेंटर में बताओ और क्या बताया था। एक तो बात हमने की थी कॉर्नर वाले एटम की कि वो अपने नियरेस्ट कितने फेस सेंटर्ड एटम को टच करता है, और एक और बात हमने की थी कि आपका वो वाला एटम जो आपका फेस सेंटर पर प्रेजेंट है वो अपने कितने नियरेस्ट फेस सेंटर को टच करता है। दोनों ही बात यहां पर यूज होंगी, ठीक है। तो आपको जो बताया जाता है दैट इज फॉर अ रीजन। उसके बाद देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्यूब अप्रोच से ही हम चलेंगे, यानी कि पहले तो एक आप क्यूब ड्रॉ कर लो, ये हो गया हमारे पास, है ना। उसके बाद यहां पर ये बना लेते हैं एक क्यूब, ये हुआ, ओहो ये देखिए क्यूब बनकर रेडी होने वाला है हमारा। और उसके बाद हम करेंगे एटम्स को अरेंज। वैसे तो मुझे पता है कि जब मैं फेस सेंटर्ड की बात करती हूँ ना, तो मेरे पास 8 के 8 कॉर्नर्स पर और 6 मेरे पास कहाँ पर होते हैं, आपके हर फेस सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होता है। अभी भी ऐसा ही है, ये एफसीसी है और बिल्कुल सेम बात यहाँ पर भी हो रही होगी, लेकिन उसके अंदर से मैं सिर्फ कुछ सेलेक्टेड एटम्स को चूज करूंगी, वो वाले सेलेक्टेड एटम्स जो मेरा क्या बना रहे होंगे, जो मेरा बना रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि देखो अगर मैं ऐसा करती हूँ कि आपके पास जो है क्या किस तरीके से किया जाए, हाँ देखो अगर मैं आपका ये वाला एटम ले रही हूँ, मतलब ये वाला जो ये वाला फेस है एक, इसका फेस सेंटर पर एक ये वाला एटम प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इस वाले फेस पर पूरा मैं बताकर चल रही हूँ, पहले इस वाले फेस का मैंने ये फेस सेंटर वाला एटम लिया, फिर ये जो पीछे वाला फेस है, मतलब कि एक साइड वाला, इस रूम को इमेजिन कर लो, तो एक तो इस वाली दीवार का मैंने फेस सेंटर ले लिया, और अब एक पीछे वाली जो वॉल है उसका फेस सेंटर लूंगी। तो पीछे वाली वॉल ये है, मान लो ये उसका फेस सेंटर है, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाली वॉल का फेस सेंटर ले लेते हैं, मतलब कि नीचे जो फर्श है ना उसका आपका फेस सेंटर, और उसके बाद एक और को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर जो है ये वाला हो गया, ये अच्छा ये जो साइड वाली सामने वाली ये जो वॉल है, यानी कि इसका फेस सेंटर, मतलब देखो ये नीचे का फेस सेंटर है, और ये जो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ना, ये तो ये जो बनाया है ये आपका जो फेस सेंटर है ये इसका है, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ अभी लाइन को, ये इसका है, और ये वाला जो बनाया है फेस सेंटर ये आपका इस वाले, इसका सामने वाली, ये जो सामने वाली वॉल है ना, ये कैमरा के पीछे जो वॉल है उसका फेस सेंटर है, ठीक है। उसके बाद जो है एक इधर एक इसके साइड वाली वॉल में हो गया, हाँ है ना।
अब उसके बाद क्या है, एक ही आगे वाली वॉल पर हो गया और एक इसके सामने वाली वॉल पर और बना दो, यानी कि एक फेस सेंटर आप यहाँ पर और बना दो। मतलब आपको समझ में आ रहा है? एक फेस सेंटर इस रूम को इमेजिन करो, एक मैंने इसको हटा दो फिलहाल के लिए, इसको हटा दें अगर, तो देखो एक तो मैंने कहाँ बनाया है, एक मैंने बनाया है अगर मान लीजिए इस वाली वॉल पर, तो नेक्स्ट बनाया मैंने इससे पीछे वाली वॉल पर, एक इधर और एक सामने, है ना। मतलब कि ये जो इसको और इसको छोड़कर ये जो 4 दीवार हैं उनका मैंने फेस सेंटर ले लिया। यहाँ पर ये वही दिख रहा है, समझ आ रही है? ये रूम है, रूम क्यूब है, तो सामने वाली दीवार, इधर वाली और इधर वाली, ये जो 4 वॉल्स हैं, इन 4 वॉल्स का आप क्या ले लो, फेस सेंटर ले लो। तो आपके पास इनको ज्वाइन करना क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनता है। अब मैंने कौन कौन से फेस सेंटर छोड़ दिए, एक नीचे वाला, एक ये फर्श वाला और एक ये छत वाला, है ना। तो यहाँ पर भी आप एटम्स को रख दो, मतलब कि इसका फेस सेंटर ले लो एक और एक इसका फेस सेंटर ले लो, ठीक है। तो आपके पास इनको अगर आप ज्वाइन कर दोगे, समझ आ रही है ये बात, इनको अगर मैं जब ज्वाइन कर दूंगी यानी कि इस तरीके से और फिर यहाँ पर इस तरीके से, तो मेरे पास ये जो बनता है इसको कहते क्या है, अभी अभी पीछे ही तो बताकर आई हूं, ये जो बनता है इसको क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर बनेगा, एक बीच में स्क्वायर है, ऊपर से एक एटम रख दिया, नीचे से एक एटम रख दिया, क्या बनकर तैयार हुआ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यही आपके पास क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि आपके पास ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है, तो एक बात बताओ, ये आपका पहली बात इसके बारे में जो हमें बतानी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, वो हम बात बताना चाहते हैं इसकी पोजीशन की, कि ये आपका कहां पर प्रेजेंट है, ये हम इसकी फर्स्ट बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा है, पहली बात आती है कि इसकी पोजीशन कहाँ है, तो कहाँ देखने में लग रही है इसकी पोजीशन। भाई ये रूम था, है ना, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, इसके चारों फेस सेंटर पर मैंने आपके एटम को रख दिया, एक स्क्वायर बन गया, ऐसे ज्वाइन कर स्क्वायर बन गया, सबके कॉर्नर्स को मैंने ज्वाइन किया, स्क्वायर मेरे पास बनकर रेडी हो गया। फिर एक ऊपर से एटम रख दिया, एक नीचे से एटम रख दिया, बीच में ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, बीच में ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस क्रिएट हुई है, उसको मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा। तो ये बीच में कौन सी जगह है, क्या ये बॉडी सेंटर नहीं है, ये बॉडी सेंटर ही है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आया है, बॉडी सेंटर। आपकी पोजीशन कहां पर प्रेजेंट है, ये बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहली बात यहां से क्लियर होती है कि पोजीशन कहाँ है आपके वॉइड की, है ना। अब क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, जब आप डिस्कस करेंगे अबाउट दी नंबर ऑफ वॉइड्स, तो वह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। वहीं पर एफसीसी का हो जाएगा, एससीसी का कर लिया, उसके बाद एचसीपी के बारे में सिर्फ नंबर ऑफ वॉइड फाइंड आउट करने होते हैं, बहुत आसानी से फिर आपका ये स्मूथली चैप्टर चलेगा। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। आई होप जितनी बात हमने आज डिस्कस की है वो आपको समझ आई है। एट द सेम टाइम ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट क्लास में अच्छे से मेमोराइज कर आना, क्योंकि एक बार आप, और क्वेश्चन आई थिंक आप स्टार्ट कर देने, आपको शुरू कर देने चाहिए प्रैक्टिस करने, कर देखना, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। इस टेबल को अच्छे से ध्यान कर लो बाकी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं आपका एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन और वापस से नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। सो थैंक यू।